तो बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई हार्ड वर्क तो रिक्शे वाला भी कर रहा है। तो मैं इनको बोलता हूँ कि अगर लेबर सुन पाती तो मिस्त्री बन जाती, मिस्त्री सुन पाता तो सुपरवाइज़र बन जाता, और सुपरवाइज़र सुन पाता तो इंजीनियर बन जाता, और अगर इंजीनियर तसल्ली से सुन पाता तो कंपनी का मालिक बन जाता। तो आर्किटेक्ट पढ़ने के बाद बच्चा अगर निकल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, या उसको अपना स्टार्टअप ही करना पड़ेगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अच्छे हैं जो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। मतलब वो तो सत्य है कि जो बेहतर नहीं है, काम अच्छा नहीं कर सकता, काबिल के लिए ना पहले कभी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, ना आज है, ना कभी भविष्य में रहेगी। अगर बच्चा एक ऑर्गेनाइजेशन में आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, मान लीजिए आप हैं, आप उसको गाइड कर रहे होंगे, मतलब दोनों पर्सपेक्टिव में लेकर के जा रहा हूँ कि वो गाइडेंस में चीज़ें सीख रहा है और डिग्री उसने सिर्फ ले ली है कि भाई एक सर्टिफिकेट उसके पास हो गया, वो चीज़ चल जाती है, उसमें वो सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है? येस एज वेल एज नो। आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आर्किटेक्ट से ही जानेंगे आर्किटेक्ट की हर एक बारीकी, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं ये द न्यूज़ वाला नेटवर्क का खास सीरीज कैरियर वाला। तो आर्किटेक्ट के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे हमारे खास मेहमान संजय पाल जी से, जो खुद आपने IIT से 2004 में B.Arch आपने किया, और इसके बाद 2004 से आज हो गए 2024, 20 साल का पूरा ये स्पैम है, टाइम स्पैम है। तो 20 साल में बहुत सारी चीज़ बदली होंगी, बहुत सारी चीज़ें बदल गई होंगी, मैं समझता हूँ। तो उसको थोड़ा सा आप डिफ़ाइन करेंगे हमारे साथ, हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू अखिलेश, इस फोरम पर लाने के लिए, और ये इतना सारा जो हमारी जीवन की यात्रा है आर्किटेक्चर की फील्ड की, उसको जो भावी आर्किटेक्ट्स हैं, भविष्य के जो बनने वाले हैं और जो देश का भविष्य बनाने वाले हैं, उन तक पहुंचाने के लिए थैंक यू अगेन। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारा पिछले 20 साल की यात्रा जैसे आपने करी कि 2004 में हम पास आउट हुए IIT रुड़की से, और उसके बाद में फिर निकल पड़े कि अपना करियर बनाने के लिए। तो करियर की ऐसा नहीं है कि खाली सिलेक्शन होना ही करियर बन जाता, सबको रोज़ी फिगर्स दिख रहे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द जर्नी। कि एक जर्नी आपकी सिलेक्शन वाली जर्नी होती है, और दूसरी जर्नी फिर जैसे ही बाहर निकल जाते हैं तो फिर आपके दिमाग पे एक तरीके का प्रेशर आता है, क्योंकि उससे पहले तक तो आप कॉलेज में चल रहे होते हैं, उसके बाद आपका अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं। अब जब बाहर निकल गया तो फिर सामने वाला एकदम बोल देता है कि भाई ये डिस्कार्ड हो गया, या बहुत सारे जब क्लाइंट हैं आपकी चीज़ें पसंद नहीं कर पाते हैं, वो बिना बताए फिर आपके स्विच कर जाते हैं, या आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी अच्छी नहीं होती है, या आपकी जो कन्विंस करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो जिसको हम आज की डेट में मॉडर्न लेवल पर सॉफ्ट स्किल्स बोल देते हैं, क्लाइंट कन्वर्जन की, क्लाइंट कन्विंसिंग की, तो ये सारी की सारी जो बारीकियाँ हैं वो बाहर जब आप कूद जाते हैं फील्ड के अंदर में, तो वहीं से धीरे धीरे करके पकड़ती होती है। बट अंडरलाइंग जो एक ट्रेट जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप प्रोफेशन में कितने इंटरेस्टेड हैं और आपके पास सब्र कितना है चीज़ों को साधने के लिए, अपने लक्ष्य को साधने के लिए, जिसमें आप एकदम माहिर बनने वाले हैं, तो वो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। टेक्निकल पार्ट इज़ वन पार्ट, बट जो दूसरे वाला जो यात्रा है वो चरण जो है वो थोड़ा सा एकदम आपको कभी भी व्यथित कर सकता है मानसिक रूप से। हाँ, कभी भी आप परेशान हो सकते हैं, कभी भी टेंशन में आ सकते हैं कि काम नहीं मिल रहा है, या जितनी आपको लगता है कि पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पा। हाँ, लेकिन एक बात मैं रोक करके बता रहा हूँ कि आपके साथ ऐसी समस्या नहीं है। रीज़न ये है कि आप खुद स्पेशलाइज्ड हैं पूरे जो हॉस्पिटल डिज़ाइन में, और साथ में हिल आर्किटेक्चर में आप पूरे स्पेशलाइज्ड हैं, और सुपर स्पेशलाइज्ड हैं कंस्ट्रक्शन में। तो आपके पास तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो दिक्कत नहीं है वो कैसे दिक्कत और लोगों को नहीं आएगी, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। यहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं दुनिया के, शायद बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने फ़िज़िक्स बहुत जड़ से पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा उनके बारे में, या थोड़े से जो अप्लाइड फ़िज़िक्स वाले जो लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा। एक साइंटिस्ट थे रिचर्ड फेनमैन,
तो वो इतने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं दुनिया के, और उनकी मुझे एक ही बात चीज़ है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। उन्होंने ये बोला कि मैं एक ऑर्डिनरी आदमी था और सिर्फ मैंने एक चीज़ करी कि मैं शिद्दत से चीज़ों के लिए लगा रहा और प्रैक्टिस करता रहा, और उस चीज़ से मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बन गया। तो मेहनत जो है, मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, इसका एक और अच्छा वर्ड होता कि एक प्यारा सा खूबसूरत वर्ड बताया जाता है, ग्रिट। ग्रिट का बेसिक जो एक कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने लगे हुए हैं पूरी चीज़ों में, फिर गिरेंगे, फिर आपने क्या करा, ठीक है अब दोबारा से ट्राई करते हैं, फिर आप चल रहे हैं, फिर गिरे, फिर लगा कि नहीं ये चीज़ नहीं, थोड़ा सा पिवट किया, साइड में निकले, फिर उस पर लगे रहे। तो जो ये लगे रहना, गिरना, लगे रहना, गिरना, लगे रहना, और इसमें अपना संयम नहीं खोना, इस क्वालिटी को ग्रिट बोला जाता है। और ये एक हार्वर्ड की रिसर्च रही है कि जो बोलती हैं कि जो दुनिया में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके अंदर ये कॉमन ट्रेट पाया गया है, वो एफर्ट्स कि वो लगे रहे। और जब लगे रहे रहते हैं तो बहुत हद तक क्या होता है कि जब आपकी कंपटीशन है, जो आपका चारों तरफ ध्यान भटका रहता है लोगों के रिस्पेक्ट में कि ये अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं हो रही है, तो उस चीज़ में क्या है कि जब आप लगे रहते हैं तो आपका घोड़े जैसा एक विजन बन जाता कि घोड़े के जो चारों तरफ लगाई जाती हैं, अगर इधर देख ले या उधर देख ले तो घोड़ा बिदक जाता। तो उस प्रकार से ही आपको अपने करियर की यात्रा को एकदम उस लेज़र फोकस्ड विजन के साथ में लगे रहना पड़ता है, तो आपकी एक्सपर्टीज़ बनती चले जाते हैं, तो आप कॉम्पिटेंट बनते चले जाते हैं, तो आप सुपर एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। तो उस प्रकार से अगर आप साथ रहे हैं तो बहुत आगे की तरफ में निकलते हैं। हम आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 साल में जो चेंजेस हुए उस पर हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले। लेकिन एक सवाल है जो जनरल बहुत से लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। तो बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई हार्ड वर्क तो रिक्शे वाला भी कर रहा है, हार्ड वर्क तो वो मजदूर भी कर रहा है जो सुबह जाता है, लेबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो वो मिट्टी उठा रहा है, गिट्टी उठा रहा है, घर बनवा रहा है, तो हार्ड वर्क तो वो भी कर रहा है। तो उसके हार्ड वर्क में और बाकी सबके हार्ड वर्क में अंतर क्या है? देखो, जैसे वो बोलते हैं ना कि हमारे शास्त्र बोलते हैं कि इंसान की 3 प्रकार की अवस्था होती है मानसिक। पहली अवस्था होती है हमारी विचारहीन की, ठीक है, दूसरे लेवल की आती है विचारशील की, और तीसरी आ जाती है निर्विचार की। इंसान की यात्रा आपकी विचारहीन से शुरू होकर और निर्विचार की तरफ जाती है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि जो हमारी लेबर क्लास होती है, जो हम जैसे सुबह से शाम तक कंस्ट्रक्शन, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो बहुत बार हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, जो साइट इंजीनियर्स आते हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि मेरे लेबर सुन नहीं रही है या मिस्त्री सुन नहीं रहा है, इस प्रकार से करते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ कि अगर लेबर सुन पाती तो मिस्त्री बन जाती, मिस्त्री सुन पाता तो सुपरवाइज़र बन जाता, और सुपरवाइज़र सुन पाता तो इंजीनियर बन जाता, और अगर इंजीनियर तसल्ली से सुन पाता तो कंपनी का मालिक बन जाता। चेन है बेसिकली। तो सबको सुनने की जो क्षमता है और विचारण करने की जो क्षमता है सबके पास में सीमित है। तो जब हम नीचे वाले लेवल से जब बात करते हैं कि भाई रिक्शा वाला हार्ड वर्क कर रहा, वो हार्ड वर्क इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि वो नॉलेज वर्क नहीं कर पा रहा। तो जो नॉलेज वर्कर है, नॉलेज वर्कर अगर हार्ड वर्क कर रहा है तो उसने नॉलेज एक्वायर ही नहीं करा एट फर्स्ट स्टेंस। अगर एक्वायर कर लिया तो उसकी गहराई में नहीं घुसा, गहराई में घुस जाता तो फिर ऊपर का स्मार्ट वर्क करने की स्थिति हो जाती है। क्योंकि जो स्मार्ट वर्क की जो इंसाइट है वो आपके बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने के बाद में आपके पास में आती है। तो जब आप चिंतन मनन करने में सक्षम हो जाते हैं, फिर मैं नहीं कहता हार्ड वर्क आपकी है। हार्ड वर्क एक और स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके से निकल कर आती है कि जिस काम को आप करना नहीं चाहते और करे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना, उससे आप हार्ड वर्क कह सकते हैं, और उसी को लोग बाग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पर जो आपके स्वभाव के अनुरूप, कि जो आप कर करके देखते हैं कि ये किया मैंने, ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो जब, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि हमारी फर्स्ट डिग्री जो होती है वो एक्सीडेंटल होती है। 100% मैं नहीं कह सकता कि 100% लोग अपनी फर्स्ट शॉट में एकदम निशाना लगा लेते हैं 12वीं के बाद। यू आर वर्क इन प्रोग्रेस।
कभी नहीं हो सकता कि आपने एक पहली डिग्री कर ली और उसे और बहुत सारे केसेस में जैसे कि हिंदुस्तानी पेरेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा एकदम वो बोलते हैं ना रिस्क अवर्स होते हैं, बच्चे को रिस्क नहीं लेने देते कि जो तुमने कर लिया बस एक तरीके से तुम्हारी डिग्री के साथ में ना पहली शादी हो गई है उसी तो को वो सारी ज़िंदगी निभानी, बट इट इज़ नॉट दैट वे। डिग्री फर्स्ट स्टेप था, उसके बाद देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल जो आप कर सकते हैं। उसमें से एक आर्किटेक्चर जब आप पकड़ करते हैं तो आर्किटेक्चर सेटिस्फेक्शन के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो बहुत हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि जिस चीज़ की आप संरचना करते हैं, जिस चीज़ को आप निखार रहे हैं, जिस चीज़ को बना रहे हैं, संवार रहे हैं, उस चीज़ को आप हूबहू बिल्कुल एकदम फिजिकल फॉर्म में देखने में कामयाब हो जाते हैं। कि जिस चीज़ की लाइन खींचते हैं आप पूरी की पूरी, जिस चीज़ का 3D मॉडल बनाते हैं और सामने की तरफ में इट इज़ जस्ट लाइक अ लेडी, वो बोलते हैं ना गिविंग बर्थ टू अ बेबी, कि वो बच्चे को देखती है, भालती है, उसको बड़ा होते देखती है। तो हमारी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आर लाइक आर किड्स, जिसको हम पैदा होते हुए देखते हैं ज़मीन में से, और फिर उसके ऊपर में निखरता जाता और फिर बढ़ता चला जाता। तो दैट वे आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग फील्ड। बट हार्ड वर्क में किस लिए यहाँ पर मैं उस चीज़ से नहीं कहता, आप जब किसी चीज़ में लग जाते हैं, समय पूरी की पूरी प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, तो आपका वो इतना इंटरेस्ट बन गया है कि फिर आपको वर्क की तरीके से फील नहीं होता। अगर वर्क की तरीके से फीलिंग आ रही है तो फिर वो हार्ड वर्क राइट। वर्क के तरीके से फीलिंग नहीं आ रही है तो इट्स अ हॉबी, इट्स अ स्मार्ट वर्क फॉर यू आर सो इंटरेस्टेड इन इट कि वो चीज़ें फिर जब निकलती हैं और जो अपना रूप लेती हैं वो कमाल होता है। बहुत मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क का जो कॉन्सेप्ट था, कई बार जो आप लोग के माइंड में आता है उसका जवाब आपको वक़्त बहुत बढ़िया तरीके से आपने दिया सर। तो ये अब मैं इस पे बात करता हूँ कि 2004 में जब आपने आर्किटेक्ट किया, आईटी से आपने बीआर किया, इसके बाद 24 तक 20 साल में बदलाव की जो स्थिति है, चूँकि बहुत कुछ बदलता है और पॉलिटिकल सिनेरियो बदल जाता है, तो डेवलपमेंट के सिनेरियो बदल जाते हैं, लोगों की थिंकिंग प्रोसेस बदल जाती है। तो क्या क्या बदला इन टर्म्स ऑफ भाई एजुकेशन, कि भाई एजुकेशन क्या वही चीज़ प्रोवाइड की जा रही है जो पहले दी जा रही थी, या कुछ नया ऐड ऑन किया गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, और या जो प्रैक्टिस कराई जाती थी पहले अभी वो प्रैक्टिस कराई जा रही नहीं कराई जा रही है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं आप। जो सबसे बड़ा एक जो हम देखते हैं ब्रेक थ्रू जो देखते हैं वो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। टेक्नोलॉजी का जो अपनी फील्ड है आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर में उसमें घुस जाना पूरा का पूरा, उसके बहुत सारी चीज़ें अच्छे परिणाम भी हैं बट कुछ नेगेटिव परिणाम भी हुए हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो हमारे कोर्स की स्ट्रक्चर थी, तो कोर्स की स्ट्रक्चर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी हमें देखने को मिलती थी या हमने इनकलकेट हुई है हमारे भीतर में, वो ही है पेशेंस। पहले होता था कि हमारे डिज़ाइन के एग्ज़ाम होते थे 7 घंटे का एक सिंगल एग्ज़ाम होता था। 7 घंटे का एक सिंगल एग्जाम, ड्राइंग बोर्ड पकड़ा दिया जाता था और डिज़ाइन करो, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया थी, तो फर्स्ट हाफ चल रहा है, सेकेंड हाफ चल रहा है, और वो शुरू से आखिर तक फर्स्ट डे से पूरा प्रोजेक्ट उठा के और लास्ट 7वें घंटे तक वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेम डे डिज़ाइन करना होता था, उसकी सेम डे सारी की सारी ड्राइंग्स बननी होती थी कंप्लीटली पूरी कर। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आज के बच्चों में से कितने बच्चे 7 घंटे बैठने को तैयार हैं, पेशेंस 7 घंटे दिमाग लगाने के लिए तैयार हैं किसी चीज़ को क्रिएट करने, वो भी कंटिन्यूसली। हाँ, ऐसा नहीं कि एक दिन 7 दिन कर लिया, एक इनफैक्ट हम और बताते हैं कि जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, पहले 3 दिन डिज़ाइन एग्ज़ाम चलता था कंटिन्यूसली। 7 दिन पहले दिन जाएगा, 7 दिन सेकेंड डे जाएगा, 7 दिन थर्ड डे जाएगा। तो वो पूरा का पूरा जो एक मतलब वो बोलते हैं ना कि सब्र आपके पास में, सब्र का बांध नहीं टूटता था। और वो जैसे कहा ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर के, अगर मैं एक यहाँ पर वो करना चाहूँगा, क्योंकि डिज़ाइन एक क्रिएटिव फील्ड है, बहुत ही बड़ी क्रिएटिव फील्ड है। इनफैक्ट अगर किसी भी चीज़ में देखते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, या साइंटिस्ट की मैं बात करूँ तो सारी की सारी क्रिएटिव फील्ड के तरीके से आते हैं। इवन फॉर दैट मैटर जैसे कि स्टीव जॉब थे, उन्होंने जो उनका आईफोन का जो विजन था वो भी एक अपने आप में क्रिएटिविटी थी। तो जो यहाँ से हम निकालते हैं पूरा का पूरा जो क्रिएटिविटी के तरीके से, तो एक स्टेज आती है, स्टेट ऑफ फ्लो बोला जाता है उसको,
तो स्टेट ऑफ फ्लो आती है कि जब आप सोचते 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 ना तो आपको समय का पता रहता, ना आपके चारों तरफ की अपनी स्पेस, जिसको स्टीफन हॉकिंग टाइम एंड स्पेस बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ जब आपके मिट जाती है तो एक स्टेज आती है जब आप रिसीव करने में जाता है। तो डिज़ाइन करना या डिज़ाइन को डिसेंड करना, मतलब डिज़ाइन प्रकट हो रहा है आपकी चेतना में या आप डिज़ाइन को कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। जब तक आप नहीं मिटते हैं तब तक डिज़ाइन प्रकट नहीं होता, जब तक आप होते हैं तो डिज़ाइन करते हैं। दोनों की क्रिएटिविटी और दोनों के आउटपुट में धरती और एक आसमान का फ़र्क आता है। तो 7 घंटे या 3 दिन वो एक ऐसा स्टेट होता था जो हमारे टीचर्स भी इनफैक्ट मोर ऑफ एक वो बोलते हैं ना कि फिलोसफिकर काइंड ऑफ टीचर्स होते थे जो उसमें चीज़ों में घुसे होते थे। तो वो चीज़ों को एकदम साधना बताते थे कि साधना की तरीके से किस तरीके से आपको पकड़नी है चीज़ें। तो वो डिवोशन जो डिसिप्लिन के लिए होती थी वो डिज़ाइनर बनाती थी, वो डिज़ाइन की क्रिएशन को पूरा का पूरा जन्म देती थी। तो एक वो चीज़ जो थी हमारी आईआईटी के लेवल पर वो चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो थी वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अनलाइक जो हमारा आईआईटी रुड़की का आर्किटेक्चर का डिसिप्लिन है बाकी कॉलेजेस के मुकाबले, यहाँ पे एक बहुत मेजर डिफरेंस ये था कि ये इंजीनियरिंग का पार्ट था। अनलाइक जो दूसरे कॉलेजेस हैं वो आर्किटेक्चर की तरीके से सेटअप करे गए, जैसे एसपीए दिल्ली हुआ, जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई हुआ, फिर सेप्ट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हुए हैं, एसपीए भोपाल से। तो इस तरीके के जो वो हैं, और इसी के साथ में एक आर्किटेक्चर कॉलेज हमारा आईआईटी खड़गपुर का कॉलेज होता, वो मोर ऑफ प्लानिंग बेस्ड है। आईआईटी रुड़की का आर्किटेक्चर कॉलेज मोर ऑफ डिज़ाइन बेस्ड है। बट यहाँ पर डिज़ाइन के साथ साथ ये मोर ऑफ इंजीनियरिंग बेस्ड है। तो यहाँ का जो आर्किटेक्ट होता है, जो हमारे समय से जो हमने एक एक्सपीरियंस करी है कि वो इंजीनियरिंग के अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लेकर आता। इंजीनियरिंग के अंडरस्टैंडिंग बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर सिविल इंजीनियरिंग की। तो इस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर अच्छी आती थी। और स्ट्रक्चर के और जो सब चीज़ों के बात है तो फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग होती थी वो बहुत अच्छे तरीके से होती। अभी आपने कहा बहुत मैं समझता हूँ कि भाई एक डिज़ाइन हम कर रहे हैं और एक डिज़ाइन फ्लो होकर के ऊपर से आ रही है ना। तो बात यह है कि वो जो फ्लो वाला पैटर्न है वो आएगा कब, किस कंडीशन में आता है? अभी जैसे मैंने एक चीज़ बताई आपको कि सब चीज़ें क्या होती हैं कि जब आपकी एक रेजिस्टेंस जब तक आप नहीं मिटते हैं तब तक वो चीज़ें नहीं आती हैं। जब तक स्व का अस्तित्व रहता है, जब का लगता है कि भाई मैं हूँ। और जब तक आप फ्रिक्शन कहीं भी अपने माइंड में महसूस कर रहे हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट टाइप की चीज़ें हैं, जब तक आपको एहसास है कि हो नहीं रहा, और जैसे ही फिर वो 1 सेकंड के लिए भी रुका या 5 सेकंड के लिए भी रुका, अचानक होता है। तो जैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट एकदम सीज हुई, उसी क्षण में एकदम से अगले क्षण में सोल्यूशन प्रकट हो जाती है। दैट हैज़ बीन दी अंडरस्टैंडिंग जो हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने एक देखी है प्रोफेशन के अंदर में घुसने के बाद में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उस टाइम पे कराई जाती थी, बट आज की डेट में जो मैं इंटर्न्स देखता हूँ, हाँ, मतलब मिसिंग क्या है बेसिकली, मतलब क्या इश्यूज के जो आज की डेट में मैं इंटर्न्स देखता हूँ या फिर जो दूसरे बच्चे देखता हूँ, आर्किटेक्ट्स देखता हूँ, तो उसके अंदर में एक जो बोलते हैं ना कि सब्र वाली जो एक चीज़ दिखती है कि फटाक से करेंगे और फटाक से लेकर आ जाएंगे, वो नहीं है। मतलब फटाक से करके फटाक से लेकर आएंगे। अगर 4 लाइन कहीं भी किसी भी तरीके की खिंचकी तो उनके हिसाब से वो डिज़ाइन हो जाती है। उसकी जो पहलू हैं, दूसरे पहलुओं का आकलन करना कि ये चीज़ यहाँ पर फिट है, नहीं है, कैसे है, क्या नहीं होगी, तो हर एंगल से जो एक एनालिसिस उसके ऊपर जानी चाहिए, चिंतन जाना चाहिए, और उसके बाद में जो उसकी डिज़ाइन की पूरी प्रोसेस निकल कर आनी चाहिए और वो रिफाइन होकर फिर आपकी टेबल पर आना चाहिए। तो ये प्रोसेस आजकल की जो जनरेशन्स हैं उसके अंदर में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। आज की जनरेशन क्विक है, टेम्पर्ड है, और बहुत ही पेशेंस के मामले में अगर मैं देखता हूँ तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट एब्सेंट है। तो उन्हें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, तुरंत बहुत जल्दी, एकदम सभी चीज़ें तुरंत वाली चीज़ें चाहिए, जिसकी वजह से वो नहीं क्वालिटी नहीं दे पाते, नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं एक इस चीज़ का अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में भी ले जाना चाहूँगा कि जब हम लोग सेलेक्ट हुए तो हम सवाल करके सिलेक्ट हुए थे, सब्जेक्टिव एंट्री थी हमारी। तो जब हम सब्जेक्टिव सवालों का जो
अंडरस्टैंडिंग होती थी वो ऐसी होती थी कि वो आपको बहुत गहराई में जाकर तब चीज़ें होनी चाहिए। एक ही सवाल में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब से हमारी एक ऑब्जेक्टिव कल्चर शुरू हुई है एजुकेशन के टर्म्स में, पहले हमारी एंट्रेंस एग्जाम के टर्म्स में पहले हमारी सब्जेक्टिव कल्चर थी किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी चीज़ को आकलन करने के लिए। इवन हमारे स्कूल कॉलेजेस के समय पर भी हम जो सब्जेक्टिव करते थे, अब वहाँ पर भी थोड़ी ऑब्जेक्टिव एंट्री होनी चाहिए। तो वो जो नॉलेज की जो गहराई है, जो सब्र से आती है, कर आती है। आजकल आप बच्चे को एक क्वेश्चन दीजिए, फर्स्ट टाइम मारेगा, सेकंड में गिव अप कर देगा। हमारे टाइम पर हमें कि लगे पड़े हैं। अभी बच्चों में क्या गिव अप करने की आदत ज़्यादा बन गई है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो पेशेंस नहीं है ना, वो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम से जो आता है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही तलाश होते हैं। तो वो जो सब्जेक्टिव वाली जो चीज़ें हैं वो आज की डेट में मिसिंग है। जब वो एंट्रेंस में आता तो ट्रेन कंडीशनिंग तो मेंटल वही होगी ना, पेशेंस तो वहीं से ही एब्सेंट हो रहा है। तो सडनली आप उम्मीद करें कि भाई आईआईटी के अंदर में या कॉलेज के लेवल पे वो चीज़ें आ जाए। अब कॉलेज के लेवल पे भी अगर आप बहुत ज़्यादा देख कर चलते हैं तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं या बहुत छोटा चीज़ें हैं। लोगों की लिखने की आदत नहीं है, लोगों की संभालने की आदत नहीं है, लोगों की सॉल्व करने की आदत नहीं बची है। तो जब वो आदतें ही ख़त्म हो गई हैं तो फिर वो आगे आपके स्वभाव में भी तो प्रकट होनी निश्चित है। तो एक सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का मैं एक बहुत बड़ा अंतर ये कहूँगा कि जो हमारे समय से और जो आजकल जो 20 साल के पीरियड में ये चीज़ें एक मेजर चीज़ हैं जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप सारी तरीके से पूरी की पूरी इफेक्ट हो। तो इस वजह से फिर उनके एम्प्लॉयबिलिटी पे भी फ़र्क आता होगा। सारा का सारा फ़र्क आएगा। अब रीज़न चीज़ें हैं कि मैं एक छोटा सा फिर पीछे जाना चाहूँगा। एक टाइम पीरियड हुआ था कि करीबन 2005-06 के आसपास की बात है, जब हमारा थोड़ा सा एकदम से सडनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है या रियल एस्टेट सेक्टर है वो सब बढ़ना शुरू हो गया था। अब हमारे पास इतनी ट्रेंड मैन पावर नहीं थी उतना ही, पर काम इतना बड़ा था। तो बहुत सारी जगह पे मैंने इस तरीके के देखा कि भाई चलते हुए जो मज़दूर थे 4 दिन के 5 दिन के, उनके हाथ में करनी पकड़ा दी गई, उन्हें मिस्त्री बना दिया गया। वो जो दीवार चिन्ह हैं वो ऐसे चल रही है, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो हुआ क्या बेसिकली कि जो मिस्त्री को बनने के लिए 4 से 5 साल का टाइम लगता था, आराम से सद कर आराम से चीज़ें सीखता था, अब उसको सडनली आपने साल भर के अंदर पकड़ा दी चीज़ें, तो क्या उम्मीद होगी? आउटपुट हमारे पास में जो है वो नहीं होगा। जो मिस्त्री की दिहाड़ी मेरी 700 रुपये की है, क्या मैं उसे 700 रुपये दिहाड़ी दे दूँगा? जो आदमी दीवार ऐसे करेगा या प्लास्टर यूं करके निकाल के लाएगा या कॉलम को यूं कर देगा या सरिये को यूं बांध देगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे हम रील्स भी देखते हैं या सोशल मीडिया पे वायरल भी होता है कि एक भाई ऐसा कौन सा डिज़ाइनर है जिसने कॉलम यहाँ बनाना था, बनाया यहाँ पे, जब दूसरा फ्लोर बना रहा तो यहाँ से शुरू कर दिया उसने। तो बेसिक चीज़ यहीं पे आ जाती है कि आप जब तक अपने आप बैठ के चीज़ों को अपने आप से अंदर से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे और जड़ तक घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपकी जो कंपैरिजन करते हैं ना कि भाई मेरे साथ ये इस बंदे को 50,000 रुपये पर महीने की तनख्वाह मिल रही है और मुझे 15,000 या 10,000 में भी कोई रखने को तैयार नहीं है, इवन टू दी एक्सटेंड कि कोई रखने को भी तैयार कह रहा कि भाई तुम तो वहाँ से और वहाँ की यात्रा में ज़रा थोड़ा सा वो जैसे बोलते हैं ना स्क्रैच कार्ड, जब स्क्रैच करते हैं तो नंबर प्रकट होता है, तो ज़रा उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी स्क्रैच करके देखिए कि उसने कितना समय लगाया, कितनी मेहनत करी है उसने सब चीज़ें, और किस तरीके से उसने जड़ों में घुस घुस के चीज़ों को निकालने की कोशिश करी है। तो ऐसे ही चीज़ें नहीं हो जाती। आप 2 दिन में कारपेंटर नहीं उम्मीद कर सकते बन जाएंगे। कारपेंटर बनना है तो रंदा मारने के लिए, रंदा माहिर करने के लिए आपको महीनों लग जाते हैं कि कितनी उसकी अंदर से टिक टिक करके वो करते हैं और कितनी मिलीमीटर या माइक्रोन्स की जो चिपिंग है वुड के ऊपर से कितनी हटाएंगे। कहने के लिए रंदा है, कहने के लिए टेक्निकल चीज़ें हैं, पकड़ाइए। बहुत से बच्चे तो कहते हैं अच्छा ये करना ही क्या है, ऐसे ही तो करना है, रगड़ना है, रगड़ देंगे और निकाल देंगे। पकड़ाइए आप उसके हाथ में, जब वो मारता है तो सब वो अपने आप में कला है जो साथ साथ का आती है कि आपको पहले रंदा पकड़ना, फिर आगे से कितना प्रेशर डालना, पीछे से कितना प्रेशर डालना और कौन सी ड्यूरेशन पर प्रेशर डालना और किस तरीके से उसकी अलाइनमेंट चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1-2 दिन का खेल नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। ये पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस
और जैसे यहाँ पे ही मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ब्रूस ली हुए हैं एक बहुत बड़े फाइटर, तो उनकी एक बात सबसे ज़्यादा मुझे जो घर करती है, वो ये कहते थे कि मैं अपने अपोनेंट से ये नहीं डरता कि वो कितनी ज़ोर से क्या मारेगा, किस तरीके का होगा या कितना बड़ा होगा। कहते मुझे डर उस चीज़ से लगता है कि उसने कौन सा हिट 10,000 टाइम्स मास्टर किया, कि कौन सी वो एक मूव है जो जिस पर उसने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है, कि वो अगर उसने मार दिया तो मेरे लिए वो नुकसान वाली चीज़ हो जाएगी, मेरे लिए वो हार का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस और पेशेंस ये दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आपके क्राइटेरियाज हैं जो कि आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आप आज समझ लीजिए, कल समझ लीजिए, परसों समझ लीजिए, या मरते दम तक मत समझिए, चॉइस आपकी है। प्रैक्टिस कर लेंगे, एक्सपीरियंस अच्छा कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और नहीं करेंगे तो बुढ़ापे तक आप ऐसी ज़िंदगी जिएंगे। ऐसे ही है। फिर यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि भाई रिक्शा वाला भी हार्ड वर्क तो करता ही है, और फिर बोलते भी रहेंगे। मैं कहता हूँ ना कि रिक्शा वाला जो है हार्ड वर्क कर रहा है, और पता चल रहा है कि आप बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर करने के बाद में भी आप 10,000 या 15,000 की नौकरी या 20,000 की नौकरी या उतने भर का काम लेने में भी कामयाब नहीं हो रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन में आकर फिर क्या कर रहे हैं, प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं सेकेंड लेवल पर या थर्ड लेवल पर या फोर्थ लेवल पर। तो मतलब ये साफ साफ तौर पर है कि अगर आप आर्किटेक्ट के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और अगर आपने आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर भी ली है, अभी कैसे आप एंटर कर सकते हैं इस पर हम पूरी बात करेंगे। आईआईटी क्रैक करना हो या कहीं भी आर्किटेक्ट में आप जाना चाहते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, तो बात ये, अगर आप आर्किटेक्ट पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, क्विक आपको रिजल्ट चाहिए, तो ये उस तरीके से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना जानते हैं, धैर्य रखना जानते हैं, तो फिर ये फील्ड आपके लिए है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ें मैं कुछ जो टेक्नोलॉजी का मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया था। अब जैसा आपने जिक्र किया कि भाई पहले आ कैसे सकते हैं, तो एक ये यूनिफॉर्मली हमारे इंडिया के अंदर में दो प्रकार के एग्ज़ाम चलते हैं। एक आपका जेई मेंस एग्ज़ाम्स चलता है, फिर उसके अंदर रिफ़ाइन करके फिर जेई एडवांस के लिए आपका अटेम्प्ट होता है, और उसमें करीबन 20-25 हज़ार बच्चे जो हैं वो फाइनली 23 IITI जो IITs हैं उसके अंदर में अपीयर होते हैं। इसके IITs के अंदर में हमारे सिर्फ 2 IITs हैं, IIT खड़गपुर एंड IIT रुड़की, जहाँ पर हमारा आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कोर्सेज रन करते हैं। तो इन 2 कोर्सेज के लिए फिर आपका जब फर्स्ट लेवल आप क्वालिफाई कर लेते हैं जेई एडवांस का, तो जिन लोगों ने ऑप्ट किया होता है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आर्किटेक्चर का, उनको वो एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, फिर उसके अंदर में से मेरिट बनती है, जिसके बाद में फिर आपके IIT रुड़की का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट अलॉट होता है या फिर IIT खड़गपुर का डिपार्टमेंट अलॉट होता है। ये तो रहा आपका। बाकी सभी जो IITs हैं वहाँ पर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट नहीं है ही नहीं ना। मतलब 23 दो ही- IITs में से सिर्फ 2 ही IIT हैं जहाँ से आप जो है आर्किटेक्ट भी आर्क कर सकते हैं। जिसमें बोलते हैं ना कि फर्स्ट जनरेशन IITIs वी कॉल देम, कि फर्स्ट जनरेशन IITIs में IIT खड़गपुर आती है, IIT रुड़की आती है, जिसके अंदर में ये वाले डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप आर्किटेक्चर के कोर्सेज रन कर स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर आपका जेई मेंस के साथ में एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होता है। उसके ज़रिए आप SPAs में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे SPA दिल्ली है, SPA भोपाल है, फिर SPA विजयवाड़ा आई थिंक है, फिर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, सेप्ट है, फिर आपका NIT रायपुर में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, फिर NIT हमीरपुर में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, त्रिची में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है। तो जितनी NITs और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे जेई मेंस के थ्रू होते हैं। फिर एक और एप्टीट्यूड यूज़ होता है, नाटा उसको बोलते हैं, नेशनल एप्टीट्यूड फॉर आर्किटेक्चर। तो वो एक प्राइमरली थोड़ा सा एक तो GK बेस्ड होता है, फिर आपका स्केचिंग स्किल्स ट्राई होते हैं, फिर कुछ चीज़ें काइंड ऑफ विजुअल टेस्ट होता है आपका। उसके कोर्सेज के बेस पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर वो एडमिशन उसमें ले सकते हैं, जैसे OP जिंदल हुए, फिर उसके बाद में आपका DIT हुआ, फिर UPES हुआ, इस तरीके के मल्टीपल काफ़ी सारे, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी हुई, फिर आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जयपुर हुआ। तो इस तरीके के मल्टीपल कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि आप उसके नाटक के ज़रिए या फिर जेई मेंस के स्कोर के ज़रिए एडमिशन ले सकते हैं। तो दिस इज़ पार्ट 1।
पार्ट 2 जो मैं बता रहा था कि जो एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुई है, कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से ये चीज़ें हुई हैं कि जो हम आजकल वो कर रहे हैं, जैसे अपना एक मुझे ये चीज़ याद आई कि एकदम क्विक रिजल्ट चाहिए। हाँ। तो क्विक रिजल्ट के लिए आपके पास चैट जीपीटी है। हाँ, ठीक। हाँ, तो चैट जीपीटी सर्च किया, सार्केज़म में क्वेश्चन मैं बात पूछा, कर रहा हूँ हाँ, कि आपने क्विक रिजल्ट के लिए चैट जीपीटी इसलिए बोला क्योंकि अभी आपके पास में टूल्स आने शुरू हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो कि आप एक पूरे घर का जो प्लान है वो बना और देंगे। 3D फिंगर ऐसे करके कर सकते हैं। तो अब मेरा सवाल यहाँ पर होता है कि जो काम वो कर सकता है, अगर उसके लिए आप आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या है, राइट। आपसे जल्दी, आपसे ज़्यादा तेज और आपसे ज़्यादा डिवोशन के साथ में मेरी मशीन डिज़ाइन कर देती। तो कस्टमर भी वो चीज़ कर सकता है, फिर आपकी ज़रूरत ही क्या है? फिर आर्किटेक्ट तो पूरा ही बंद करना पड़ेगा सिस्टम। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि वो कैसी स्किल्स आ जाती हैं आपके पास में जो आपको इन चीज़ों से डिफ्रेंशिएट कर देती हैं। आपके पास डिज़ाइनर स्किल्स हैं, फाइन, बट डिज़ाइनर स्किल हमारे पास में मशीन्स को भी है, अब मशीन में भी आ गए हैं। तो आपके जो डिज़ाइन स्किल्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो मशीन वाले में भी हो गया। अभी वो डेटा सेट्स ट्रेन हुए जा रहे हैं, तो 5 years डाउन द लाइन आई एम एक्सपेक्टिंग जो वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट जो सोच सकता है वो आर्किटेक्चर हमारी मशीन सोच सकेंगे। तो ये हुई आपके प्रोफेशन के लिए सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी एट द सेम टाइम। वाई आई से इनसिक्योरिटी? क्योंकि जो आप बॉर्डर लाइन वाले जो एंट्री लेवल के लोग हैं, जिन्होंने डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मास्टर नहीं किया, उनके लिए मशीन इज़ फार मोर बेटर, फार मोर एफिशिएंट फॉर द क्लाइंट्स कंपेयर टू आपका। तो बॉर्डर लाइन वालों को फिर जॉब भी नहीं मिलेगी, बॉर्डर लाइन के लिए ये बहुत क्योंकि बड़ा क्राइसिस है। एआई जो है इसे पूरा हावी हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं चीज़ें कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग में डाल दीजिएगा। जब हमारा क्या होता है ना कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर की सेइंग है कि इट टेक्स द लाइफ रिस्क टू चेंज योर लाइफ। जब तक आपको डर नहीं लगेगा, जब तक आपको खौफ नहीं लगेगा कि मैं ये चीज़ करने के बाद में क्या करूँगा, व्हाट नेक्स्ट। मम्मी पिताजी की जो 15-20 हज़ार रुपये आपकी पॉकेट मनी है या 10-11 लाख रुपए पूरे कोर्स की फ़ीस है, आफ्टर दैट कि आप उतनी पॉकेट मनी जितनी भी अगर कमाई नहीं कर पाएंगे, व्हाट नेक्स्ट। तो जब ये ओपन एंड क्वेश्चंस होते हैं और आत्मा को झंझोड़ने वाले जब क्वेश्चंस आपके होते हैं, तब आप थोड़ा सा साधना शुरू करते हैं अपने आप को, थोड़ा सा पेन देना शुरू करते हैं अपने आप को। व्हेन आई से पेन मीन्स आप थोड़े सीरियस होने शुरू होते हैं, अपने प्रोफेशन में और घुसना शुरू करते हैं। तो वहाँ से क्या चीज़ें होंगी, जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से नेक्स्ट लेवल आपके पास है। नेक्स्ट लेवल क्या चीज़ें हैं? नेक्स्ट लेवल जनरेशन टूल्स हैं आजकल बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग्स। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग्स एक इतनी इवॉल्विंग फील्ड है और उसका आने वाले समय पर बेइंतहा यूसेज है। ठीक है, तो जो आपके इनपुट तो मिल गए, आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, चैट जीपीटी से डिज़ाइन ले लिया और उसके बाद में उसको पूरा का पूरा आ गया आपके पास। अब उसके बाद में खाली चैट जीपीटी से तो घर नहीं बनेंगे। और अगर बनने लगे तो फिर आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट को फिर तो शट डाउन करना पड़ेगा। तो मतलब आजकल जैसे बड़े बड़े जो टेकीज़ हैं, बड़े बड़े जो जैसे इन्फोसिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं वो ये बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी इज़ नॉट सप्लीमेंट्री, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। आर्टिफिशियल इज इंटेलिजेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, कि जब आप उसको अपने टूल या अपनी स्ट्रेंथ के साथ में यूज़ करना शुरू करते हैं तो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। मतलब आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, डिज़ाइन इवॉल्व करना चाह रहे हैं, नहीं निकल कर जा रही है, यू कैन यूज़ दोज प्रॉम्प्ट्स। परहैप्स कि आपको कुछ विचार आ जाए या भगवान प्रकट हो जाए। जैसे मैं बताया ना कि ऊपर से ही प्रकट हुआ, वो मशीन में से प्रकट हो सकता है। आप फ्लो स्टेट में न जा रहे हो और वो तो है ही फ्लो स्टेट में, मशीन तो हमेशा ही फ्लो स्टेट में, तो वो वहाँ से निकाल कर कुछ देता है, तो आपको उससे दिशा मिल सकती है। उस दिशा से आप अपनी पूरे कार्य की दशा बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि यहाँ से आपने उसको नेक्स्ट लेवल पर रिफ़ाइन करना शुरू किया, फिर उसके बाद में उसकी ड्राइंग्स बनाने शुरू करें, क्योंकि
कंस्ट्रक्शन के लिए तो उससे ड्राइंग्स ही निकलने, फिर उसके बाद में आपने उसकी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग करी। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक बहुत ही प्यारी फील्ड है। उसके अंदर में आप कितनी लाइटिंग्स हैं, कितनी लाइट चाहिए, कितनी लाइट नहीं आनी चाहिए। आजकल हर चीज़ में सस्टेनेबिलिटी जोड़ी जा रही है कि भाई लाइट में कम से कम यूज़ कर लूँ, कैसे नेचुरल लाइट को यूज़ कर लूँ, कैसे मैं बिजली की बचत कर लूँ, कैसे मैं सोलर सेल यूज़ करके पूरे के पूरे वातावरण को भी प्रदूषित करने से बच जाऊँ, किस तरीके से मैं आपकी ग्रीनरी को यूज़ कर लूँ अपनी बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए, एनवायरनमेंट को ठंडा करने के लिए, कैसे मैं वाटर बॉडीज़ का यूज़ कर लूँ कि उसके अंदर में जब पानी बहे तो हल्की सी ह्यूमिडिटी लेकर बिल्डिंग के अंदर में आ जाए और ठंडा कर दे। कैसे मैं आपके जो मुग़ल आर्किटेक्चर है या राजपूताना आर्किटेक्चर के बहुत सारे क्लाइमेट फ्रेंडली फीचर्स हैं उनको अपनी लाइट उसके अंदर डाल सकता हूँ। ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी को करने में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करने में अभी डिकेड्स लगेगा। जब तक उस लेवल का डेटा वहाँ पे जनरेट नहीं होगा, बिल्डिंग्स नहीं होगा, तब तक ट्रेन नहीं हो पाएंगे मॉडल्स। तो ये जो स्कोप है 10-20 साल का, ये थोड़ा सा फिर प्रकृति की तरफ, प्रकृति को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए अभी भी मशीन ही है। प्रकृति के रहस्य को समझने के लिए अभी भी उसके पास अकल नहीं है। वो एक इंसान ही है जो प्रकृति के रहस्य को भांप सकता है, समझ सकता है और उसे डिप्लॉय कर सकता है अपनी चीज़ों को स्मार्टली वो करने के लिए। तो ये नेक्स्ट लेवल चीज़ें आ गई। थर्ड लेवल चीज़ें जो इंडिस्पेंसिबल हैं, जो शायद मैं नहीं कहता कि अभी अगले 30 साल भी मैं उसका प्रोजेक्ट अगर मैं करना चाहूँ तो शायद नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें ज़रूर आ रही हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग आ गई है। तो 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग्स के सेक्टर में भी आ गई है। कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वहाँ पर भी चीज़ें, बट उसको चलाने के लिए तो प्रोफेशनल चाहिए। फिर उसके साथ में जो ईंट की चिनाई करने के लिए, उसको देखने के लिए तो आर्किटेक्ट चाहिए, उसको देखने के लिए तो इंजीनियर चाहिए कि सही से काम हो रहा। तो जो क्वालिटी कंट्रोल एंड जो एग्जीक्यूशंस हैं, उन सब चीज़ों को करने के लिए फिर भी आर्किटेक्ट चाहिए। उनको आपकी मशीन्स नहीं कर देंगे। और उसका जो एंट्री लेवल के जो बच्चे हैं, जो मास्टर ही नहीं कर पाए, बस खाली कागज़ करके पूरे करके निकल के आ गए, या फिर एकदम वो बोलते हैं ना कि फॉर 5 ईयर कोर्स एज अ पेड हॉलीडे। हाँ, मतलब मैं उस पर ही आने वाला था। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि आर्किटेक्ट तो प्रैक्टिस वाली चीज़ है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ डिग्री ले लेते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो आर्किटेक्ट हो गया हूँ और ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये बच्चे मतलब उतना बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं? या जैसे बहुत बेसिक चीज़ है, अगर बच्चा एक ऑर्गेनाइजेशन में आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, मान लीजिए आप हैं, आप उसको गाइड कर रहे होंगे, मतलब दोनों पर्सपेक्टिव में लेकर के जा रहा हूँ कि वो गाइडेंस में चीज़ें सीख रहा है और डिग्री उसने सिर्फ ले ली है कि भाई एक सर्टिफिकेट उसके पास हो गया, वो चीज़ चल जाती है, उसमें वो सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है? येस एज वेल एज नो, कुछ हद तक और बहुत हद तक नहीं। दोनों की कैटेगरी जो है वो एक तरीके का आपको पर्सनालिटेटिव डिफरेंस बन जाएगा। उसकी करियर जर्नी में आपको एकदम रियल टाइम में चीज़ें निकल जाएंगी। जिसने अपने तरीके से मोस्ट ऑथेंटिक तरीके से सब्जेक्ट्स में घुस कर स्किल्स को मास्टर करके अपनी करियर की जो यात्रा करी है, उसमें आपको एकदम पूरा का पूरा एकदम जलवा दिखेगा, चरिश्मा जिसे बोलते हैं वो दिखेगा। उसका एक ऑरा अलग होगा, उसकी जो अथॉरिटी है वो अलग होगी, उसकी पर्सनालिटी अलग होगी, उसकी कमांडमेंट्स अलग होंगे, उसकी जो टेक्निकल वोकैब्स टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज हैं वो सारे के सारे अलग होंगे, जिसने एकदम लीनियरली पूरी की पूरी यात्रा एक एक चीज़ करके करी। फर्स्ट इनके लिए कभी जो डिग्री है वो ऐसी नहीं हो सकती है कि भाई ले ली। मैं जैसे IITs का ही एग्जाम्पल, नहीं, मैं IIT की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत से ऐसे बच्चे सोचते हैं कि भाई ठीक है, वो ढंग से पढ़ते नहीं है, बोलते हैं ठीक है हमें सिर्फ वही आपने हॉलीडे वाली बात बोली है। हाँ, अब मैं यहीं पर चीज़ें करता हूँ। IIT के अंदर में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो, जैसे मैं अभी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी भी हम सारे के सारे कॉलेजेस लेवल पर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट हाँ इतना ज़रूर है कि जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी है और जो हमारी एजुकेशन है उसमें धरती और आसमान का फ़र्क है। मतलब जो एजुकेशन दी जा रही है वो एम्प्लॉयबल है ही नहीं। हाँ, इसमें अभी भी धरती और आसमान का फ़र्क है। धरती और आसमान का फ़र्क क्यों बोल देता हूँ मैं? क्योंकि जो चली आ रही हैं
अभी जैसे NEP के अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, तो उसमें स्किल्स को बहुत ज़्यादा वो दिया गया, एक वो बोलते हैं इम्पोर्टेंस दी गई है। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं जो चीज़ें, तो बच्चे क्या होते हैं जब पढ़ जाने के बाद में इवन प्रोफेसर्स लेवल पर भी, इवन जो बच्चों के लेवल पर भी ये समझ में आ जाती चीज़ें कि ये वाली चीज़ों का कुछ नहीं होने वाला, बट फंडामेंटल वही है। फंडामेंटल जो है एम्प्लॉयबिलिटी के या एजुकेशन के वो सेम है, सिर्फ उसको एप्लीकेशन चेंज होती है, एप्लीकेबिलिटी चेंज होती है उसकी, फंडामेंटल जब मार्केट के अंदर आता है। ठीक, अब वो एप्लीकेबिलिटी का जो डिफरेंस है वो हमारा इंस्टीट्यूशन लेवल्स पर नहीं आ पाता। तो वहाँ पर बच्चे बहुत सारे क्या हो जाते हैं कि ठीक है मुझे 6 CGPA मेंटेन करनी है या 5 मेंटेन करनी है या 7 मेंटेन करनी है, ठीक है, और उतना भर मैं कर लूँगा, उसके बाद में मैं कर लूँगा। तो ये IIT का डिफरेंस नहीं है। ये जो अभी आपने बाहर बोला कि बस डिग्री ले लेते हैं, तो एडमिशन ले लिया, 1 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम दे के आ गया। बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी बच्चे 1 रात पढ़ के एग्ज़ाम दे देते हैं। तो 1 रात पढ़ कर नॉलेज नहीं आएगी आपको, पेपर निकल जाएगा। तो डिफरेंस अगर साइकोलॉजिकली मैं IITs के रिस्पेक्ट में बताऊँ या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के रिस्पेक्ट में बताऊँ या बाहर के बच्चों के रिस्पेक्ट में बताऊँ, तो साइकिक वाइज सेम हो गया। डिग्री के लिए एटीट्यूड आपका सेम हो गया कि डिग्री मेरे लिए कागज़ है, बस उतना ही मैं इसमें अटेंशन दूंगा। रीज़न क्योंकि आपको टेम्प्ट ही नहीं कर रही है, आपको इतना इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट कर रही है। मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट क्रिएट पढ़ाई नहीं हो रहा है उतना इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं हम सभी लोग। एब्सेंस, हाँ बिल्कुल, वो वाला जो इंटरेस्ट है, जब इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा तो आप टाइम कैसे दोगे, कैसे भी नहीं दे सकते हो। अब दूध पीते, तो ये टीचर्स जो हैं, जो फैकल्टी, मैं समझता हूँ फैकल्टी भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करा पा रही है बहुत हद तक। जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम बात करें, जैसे मैं एक थोड़ा सा वो पढ़ रहा था, ब्रिजिटल नेशन, एक बहुत प्यारी बुक आई हुई है, जो टाटा ग्रुप के जो एक चेयरमैन साहब हैं, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट लीडर मिस्टर अयन चंद्रशेखर। तो उन्होंने वहीं पे कहीं पे लिखा कि जो इंडिया है, इंडिया का ट्रांजिशन ना वो कंगारू वाली जंप में हो गया, अनलाइक वेस्ट। कैसे कि वहाँ पर हर चीज़ें ना एक के बाद एक सिस्टमेटिकली आई, बट जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इंडिया के अंदर में हुई है उसमें हम सब तितर बितर से हो गए। पहले वहाँ पे इंटरनेट, पहले डायल-अप कनेक्शन से पहले सिस्टम्स पे आया, तो कंप्यूटर पहले फ्लड हो गए। फिर जब कंप्यूटर फ्लड हुए तो फिर उसके बाद में फ़ोन फ्लड हुए, फिर फ़ोन फ्लड होने के बाद स्मार्टफोन आए। यहाँ पर कंप्यूटर थे ही नहीं इतने, इंटरनेट आया, कंप्यूटर सज ही रहे थे, तब तक ब्रेक थ्रू हो गया स्टीव जॉब्स साहब का, और सबके हाथ में स्मार्टफोन। तो पिछले 5-6 साल में अगर आप पूरा का पूरा बिहेवियर देख लेते हैं कम्प्लीटली, तो सारा का सारा एकदम उलट फेर हो चुका है पूरा कम्प्लीटली। आपकी कॉम्प्रिहेंशन, मतलब किसी भी एक चीज़ की लर्निंग पूरी हुई नहीं तब तक दूसरी चीज़ में हम एंटर कर तो सारे के सारे उसके ऊपर में आ गए। तो अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से सभी चीज़ें आए हैं, तो अब क्या चीज़ें हैं कि डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, बहुत ओवर एंड एक्सपोजर्स हैं। कभी ये फील्ड टेम्पटिंग लगती है, कभी वो फील्ड टेम्पटिंग लगती है, कभी यहाँ पर लगती है, कभी वहाँ पर लगती है। आप बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाके देखेंगे, पता चल रहा है सिविल वाला जो है वो कोडिंग कर रहा है, केमिकल वाला कोडिंग कर रहा है, मैकेनिकल वाला कोडिंग कर रहा है, सब कोडिंग ही कोडिंग कर रहे हैं। पर कोई भी कोर वाले जो तरफ जाने के लिए ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल आर देयर, जो कि उसके अंदर जा रहे हैं, अपने डिसिप्लिन को सीख रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, और थोड़ा सा एक फ्यूचरिस्टिकली पेशेंस के साथ में जा रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। वो है इंटरेस्टेड लॉट, सिर्फ वो इंटरेस्टेड लॉट है जो सभी ब्रांचेस के इधर उधर से सारे ताम झाम करके वो जो कोडिंग में लगे हुए हैं। इसमें से मेजर जो पार्ट है वो है ऑब्जेक्टिवली, जो बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्टिवली किस चीज़ को परस्यू करने की, जैसे सब लोग करे जा रहे हैं वैसे ही वो करे जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप देखिए कि कुछ लोग हमेशा सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं ना कि एक्सेप्शंस प्रूव्स द रूल, कि कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं। हो सकता है कि जैसे एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, अल्फ़ाबेट के जो वो हैं CEO सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई क्या है, वो मेटलर्जिकल इंजीनियर है IIT खड़गपुर से, बट वो CEO किसके हैं, मतलब वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में से, और वो भी कंप्यूटर साइंस की कंपनीज में से। तो दीज आर लाइक एक्सेप्शन पीपल, कि वो उस चीज़ को एक्सेप्शनली कर गए हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट था,
और इंटरेस्ट के सामने सब फेल है। मतलब इंटरेस्ट हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। इंटरेस्ट के सामने सब फेल है, मतलब वो किसी भी ब्रांच का। इसलिए मैंने बताया ना कि पहली डिग्री हमारी एक्सीडेंटल होती है, बट जैसे ही हम उस डिग्री के अंदर आ जाते हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा भी सीरियसनेस आ जाती है तो आप फिगर आउट कर लेते हैं आप किधर जाना, आप उसके योग्य हैं भी या नहीं हैं ये भी डिसाइड फिर ये है कि वहाँ से आप फिर उधर की तरफ में यात्रा करते हुए, कुछ लोग क्या है कि बैचलर्स में चीज़ नहीं आ पाए तो वो मास्टर्स में कर पाते हैं। तो उस प्रकार का जो एक ट्रेजेक्ट्री है आपकी करियर की ट्रेजेक्ट्री, वो आप मैप आउट कर लेते हैं। बट अल्टीमेटली यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये फिगर आउट करना कि आपको इंटरेस्टिंग क्या चीज़ लग रही है, उसके अकॉर्डिंग आप जिससे मतलब करने में आपकी कॉम्पिटेंसी जो है दूसरे के मुकाबले एनी डे आपकी बेटर है। और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि आर्किटेक्चर की चीज़ें अराउंड रिवॉल्व हो रही है, तो आर्किटेक्चर के अंदर में भी देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ डिसिप्लिन्स जो कि आप मास्टर कर सकते हैं। जैसे बैचलर्स लेवल पर हम आर्किटेक्चर करते हैं, उसी प्रकार से मास्टर्स लेवल पर देयर आर सो मेनी स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मास्टर्स इन अर्बन एंड रूरल प्लानिंग होता है कि वो प्लानिंग की तरफ चला गया, तो अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं जो शहरों की प्लानिंग के काम हो गए, फिर रूरल प्लानिंग कर रहे हैं, रूरल वाली चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं, फिर उसके साथ में आपका एमआर्क हो जाता, मास्टर्स इन आर्किटेक्चर हो जाता, तो आर्किटेक्चर का ही एक आगे का लेवल हो जाता है। फिर इसी के अंदर में बिल्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेशलाइजेशन हो जाता है। फिर इसी के अंदर में आर्किटेक्चर जो जा रहे हैं वो आपको करके फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की फील्ड में जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि रोबोट्स नहीं बनाएंगे, अभी भी आदमी को ही बनानी है, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की फील्ड बहुत वाइड फील्ड होती है और बहुत ही मतलब पेइंग फील्ड होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल जॉब सो कॉल्ड कंसिडर किया जाता, बट जब करना शुरू कर देते हैं तो अच्छा हो जाता है। फिर इसी के अंदर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन निकल जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर रहे हैं। फिर इसी के अंदर में एक सुपर स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन निकल जाते हैं अब्रॉड की तरफ, जैसे लाइटिंग है तो लाइटिंग डिज़ाइनर हो गए आपके, फिर इसी के अंदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, वो सब अलग अलग लोग ये सारे के सारे बैचलर्स करने के बाद आप अपने आप फिगर आउट करके मेक आउट कर। बेसिकली ये है कि अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे मैं समझता हूँ जैसे फिजिक्स बहुत से लोग पढ़े होंगे, तो फिजिक्स में भी जब जाएंगे तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स अलग आएगा, है ना, आप मतलब बहुत सारे है ना, ऑप्टिक्स अलग आएगा, तो सारे मतलब जितने वास्ट होता चला जाता है। और एक छोटे से विषय पे इतनी मोटी मोटी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें, जैसे पीएचडी करते हैं लोग तो बहुत सारा कंटेंट एक सब्जेक्ट को लेकर, एक पर्टिकुलर एक लाइन को लेकर के पढ़ना पड़ता है। एक अच्छी चीज़ अभी यहीं पर जैसा आपने बताया, तो उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर में कोविड के बाद से मेडिकल आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ा फोकस चला गया। मेडिकल आर्किटेक्चर, तो मेडिकल आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस की जब मैं बात करता हूँ तो आप ये देखिए कि सडनली सारी गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, इवन यूपी में अगर आप देखेंगे तो वो 1 मेडिकल कॉलेज 1 डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चला हुआ, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मेडिकल कॉलेज बनना, हॉस्पिटल बनना। और फिर कोविड के बाद में जो हेल्थ केयर का हमारा जो रेशो चलता था वो काफ़ी बढ़ गया। बट आपको सरप्राइज़ होगा ये जानने के बाद कि इंडिया के अंदर सारे के सारे आर्किटेक्चर कॉलेज अगर आप ले लेते हैं तो किसी एक सिंगल कॉलेज में मेडिकल आर्किटेक्चर का स्पेशलाइजेशन नहीं है। करेक्ट। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन बताऊँगा मैं कि जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इन्होंने कुछ साल पहले एक कोर्स शुरू किया, बट वो मेजरली आपका मैनेजमेंट टाइप कोर्स है रादर देन डिज़ाइन बेस्ड कोर्स, कि आप हार्ड कोर जो हॉस्पिटल आर्किटेक्चर है, हार्ड कोर मेडिकल आर्किटेक्चर है, उसके अंदर में कैसे घुस के किस तरीके से काम करते हैं, वो एक डिफरेंट लेवल की। जैसे मेडिकल आर्किटेक्ट की बात करें, हम आर्किटेक्चर की बात करें, तो आपने भी डिज़ाइन किया एक हॉस्पिटल। हाँ, मैं उस पर आऊँगा कि देखो जैसे अभी आपने बताया ना कि जैसे इंटरेस्ट की बात है, तो थोड़ा सा मैं जर्नी पे बताता हूँ। जब आपको कोई चीज़ डिसाइड है कि करनी है, ठीक है, तो फिर करनी है, जब डिसाइड हो गया तो फिर सारी चीज़ें अपने आप नहीं, आपने मेडिकल आर्किटेक्चर की पढ़ाई तो की नहीं, फिर भी आप उसमें कर रहे हैं। मैं उसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ। इट वाज वे बैक 2003 में मेरा थीसिस था। तो उससे पहले क्या चीज़ हुआ कि हमारे, जैसे मैंने बताया ना कि आईआईटी के लेवल पर जो चीज़ें होती थी, टूरिंग वूरिंग पहले से ही चलते थे, तो मैं अपनी थीसिस हॉस्पिटल डिज़ाइन के ऊपर लिया था और उसमें भी कैंसर हॉस्पिटल डिज़ाइन के ऊपर लिया था वे बैक इन 2003। तो उसके अंदर क्या हुआ कि मैं जगह जगह जाकर ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल देखे
दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे में मैंने पूरा गया, एक एक कोना कोना घूमा। फिर दूसरे लेवल पर मैं कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर देखा, मणिपाल बैंगलोर देखा। फिर उसके बाद राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली देखा। फिर अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली देखा। यहाँ से देखने के बाद पूरा का पूरा आपका एक थॉट प्रोसेस बनता है कि क्या चीज़ हॉस्पिटल होती है। तो मुझे याद है कि मतलब हॉस्पिटल जो डिज़ाइन है वो हमें मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया जाता था थीसिस में करने के लिए। बाद में भले ही आप करें, कुछ भी करें, वो इसलिए होता था कि हॉस्पिटल डिज़ाइन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मतलब इट इज़ लाइक आपको 60% इंजीनियर होना होता है, 40% आर्किटेक्ट होना होता है, तब जाकर आप एक हॉस्पिटल डिज़ाइन को एक राइटफुली। आपके साथ तो कॉम्बो हो चुका था पहले। हाँ, तो ये हमारी एक IIT रुड़की का एक बहुत ही जो बोलते हैं ना, एक वी वर ब्लेस्ड टू हैव स्टडीड इन IIT रुड़की, जहाँ से हमारे इंजीनियरिंग बहुत स्ट्रांग हुई है, इंजीनियरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। तो उसकी वजह से हम उसको टेक्निकल भाषा में सर्विसेज बोलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हम एयर कंडीशनिंग के लिए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में प्लम्बिंग पढ़ते हैं पूरा, तो वो हमारे सिविल इंजीनियरिंग से आता है। फिर स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों ने एक थॉट प्रोसेस हमारा पहले से बना दिया था अच्छे से। तो उसको जब मैं करा, तो अब मैंने जैसे बताया कि इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टडी। तो सारे के सारे कोड्स पढ़ना, फिर सारे के सारे आपकी बुक्स पढ़ना, बुक्स पढ़ने के बाद वो सब चीज़ें निकालना कि भाई जनरल हॉस्पिटल क्या होता है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल क्या होता है, सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल क्या होता है, किस किस तरीके से उसके अंदर में सर्विसेज का अंतर होता है, कैसे कैसे उसके जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं वो निकलते हैं, कैसे उसकी एयर कंडीशनिंग चलती है, कैसे मेडिकल गैस पाइपलाइंस चलते हैं, कैसे प्लम्बिंग चलती है, कैसे STPs इंस्टॉल्ड होते हैं, ETPs इंस्टॉल्ड होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ जब आप पढ़ते हैं और अटेम्प्ट करते हैं, तो फॉर्चुनेटली कि जब मैंने पढ़ा तो मेरा शौक़ और बढ़ता चला गया। मतलब वो चीज़ें चलती चलती गई, और फिर उसके बाद में इट इज़ लाइक डेवलप्ड। और फिर आज जो है मैं आई एम प्रीटी इंटरेस्टेड कि मैं हॉस्पिटल डिज़ाइन जो है आई वुड लव टू टीच इट वन डे। अगर सही कैंडिडेट आते हैं, बच्चे आते हैं, तो ज़रूर पढ़ाऊँगा मैं वो चीज़ें कि भाई जितनी मैंने सीखी हैं उससे कहीं 10 गुनी ज़्यादा अच्छी मैं उनको सिखा पाऊँ। मैं थोड़ा सा उस चीज़ एक अलग मतलब बहुत शॉर्ट्स में मुझे दो सवाल हैं सिर्फ। पहला यही कि अब क्या है कि अब बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों ने समझ ली, और मैं समझता हूँ पेरेंट्स भी होंगे जो सुन रहे होंगे ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हर कोई सोचता है कि पेरेंट्स ये खास तौर पर सोचते हैं कि जब बच्चा एडमिशन ले रहा है, इतने पैसे लग रहे हैं पढ़ाई में, तो ROI हर कोई देखता है, चेक करता है कि भाई पढ़ने के बाद कोई फ़ायदा है भी कि नहीं है। तो आर्किटेक्ट पढ़ने के बाद बच्चा अगर निकल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, या उसको अपना स्टार्टअप ही करना पड़ेगा? देखिए, मैं एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। एक फिगर्स आ रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि बाय 2030 ऑलमोस्ट जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्लस रियल एस्टेट सेक्टर, इसकी जो पूरा GDP का एक पार्ट है, वो $1 ट्रिलियन की जो इंडस्ट्री बनने वाली है। 1 ट्रिलियन। करेंटली वी आर एट 3.5 के आसपास में। तो 2030 के आसपास तक हमारी जो 20% ऑफ द GDP है वो करीब करीब हमारी जो है इसमें बनने वाली है। जैसा मैंने बताया कि जितना अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, जितनी भी बहुत सारी फील्ड बनती चली जा रही हैं शहर, और बहुत सारे जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं वो शहरों में ही जा रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो शहर बन रहे हैं तो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो पहले लेवल पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोफेशनल्स की, वो आपके अपार्टमेंट डिज़ाइनर्स की। नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन मैं उसी चीज़ को कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट लेवल अपार्टमेंट के लिए डिज़ाइनर हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ क्रिएट हो गई। ठीक है, वो आप जब भी किसी फर्म में जाएंगे, बड़ी फर्म में जाएंगे, तो उनको ये ऑप्शन चाहिए, क्योंकि उसको मीट आउट करने के लिए उनको भी आर्किटेक्ट्स चाहिए अपने ऑफिसेस के अंदर में। फिर नेक्स्ट लेवल जो चीज़ें आ रही हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं तो ऑफिसेस बन रहे हैं, IT के ऑफिस बन रहे हैं, दूसरी चीज़ों के ऑफिसेस बन रहे हैं, प्रोडक्शन बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग बन रही है, फैक्ट्रीज बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो सेकेंड लेवल की आपकी इसी से कनेक्ट होती है। थर्ड लेवल कि जब हमारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं तो अपार्टमेंट के अंदर इंटीरियर्स की जो एक डिसिप्लिन है, अभी अगर आप चले जाओ तो करीबन 15-20 साल पहले इंटीरियर इंडिया के अंदर में इतना इवॉल्व डिसिप्लिन नहीं था। अब सबके सब चाहते हैं कि सुंदरता हो, हाँ, अच्छा करो, अच्छा दिखे। हाँ, तो एक ये न्यू फाउंड लाइकिंग जो होती है ना कि शो ऑफ,
वो अब ज़्यादा एक आया है। कंज्यूमर बिहेवियर में जो शो ऑफ की जो न्यू लाइकिंग है, इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर। तो आर्किटेक्ट जब सुपर स्पेशलाइज करके इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ कर सकता है, तो ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग से फिर ये आप इस चीज़ को, इस डिमांड को मीट आउट कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे वहाँ आगे। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसे मिशंस हैं, स्मार्ट सिटी मिशंस हैं, या बहुत सारे बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं जो कि अपनी अपनी टाउनशिप्स और उस तरीके की चीज़ें बना रहे हैं, वहाँ पर प्लानर्स की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो अर्बन प्लानिंग जो मैं बात कर रहा हूँ, रूरल प्लानिंग, वो फिर आर्किटेक्चर का स्पेशलाइज डिसिप्लिन है कि आप वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे हैं। पर फिर मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अच्छे हैं जो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। हाँ, मतलब वो तो सत्य है कि जो बेहतर नहीं है, काम अच्छा नहीं कर सकता है। काबिल के लिए ना पहले कभी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, ना आज है, ना कभी भविष्य में रहेगी। और एक जो अभी सिनेरियो जो चेंज होता है नॉर्मली, मैं कस्टमर के बिहेवियर्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कई बार क्या होता है कि डिमांड ये जो राइटर्स को लेकर के भी होता है, राइटर्स को लेकर के भी था। एक गुलजार साहब स्टेटमेंट दे रहे थे कहीं, और वो ये बता रहे थे कि पहले के जो गाने लिखा करते थे लोग, उनको एक टाइम दिया जाता था और वो खुद विजुलाइज करते थे और गाने लिखा करते थे बहुत अच्छे तरीके से। धुन अलग होती थी, सब कुछ कंपोजिट किया जाता था। और आज के समय में डायरेक्टर ये कहता है कि हमको इस टाइम फ्रेम में ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मिक्स करो। तो यही सेम चीज़ जो है आर्किटेक्ट की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो इसमें भी भाई हर कोई कहीं ना कहीं इंटरनेट एक्सेस है, चैट जीपीटी आपने बोल दिया, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सर्च करते हैं, अच्छा मुझे ऐसा घर चाहिए, 3D मॉडल बन के आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग भी फेस करते हैं, हो रहा है चेंजेस मतलब जो कस्टमर का बिहेवियर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें सर्विस प्रोवाइड करनी हो, हमें सर्विस रेंडर करनी हो, तो हम भी अपने अपने बिहेवियर में शायद चेंजेस ला रहे होंगे, ऐसा कुछ चेंजेस। जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं या फिर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स में ये हैं कि पहली तो जैसे बोलते हैं ना कि जैसे डॉक्टर्स को सिखाया जाता है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेना, तो ऐसे ही हमारी तरफ है कि हमारा जो है कि वो हमारे केस में वो कंज्यूमर है, जो क्लाइंट है हमारा, उसका पूरी तरीके से रीड आउट करना, उसकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करना, उसके टेस्ट को डॉक्यूमेंट करना, वो सारी जो चीज़ें हैं वो टाइप की चीज़ें हो गई हैं, ठीक। बट जैसे अभी कंज्यूमर बिहेवियर की चेंज बता रहे हैं, तो गुलजार साहब का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अभी ना क्रिएटिविटी इकोनॉमिक्स हो गई है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, जो नहीं हुआ करती थी। क्रिएटिविटी एक सुपर लग्जरी होती थी जिसमें एक आदमी ना एक दूसरी ही रेल्म में जीता था, एक दूसरे ही मिले में ट्रांसपोर्ट हो जाया करता था। तो वो सुपर लग्जरी क्यों कहता हूँ कि सुपर लग्जरी ऑफ टाइम होती थी, टाइम का फैक्टर नहीं आता था क्रिएटिविटी में। आई नहीं आई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हुए हैं, सर फ्रैंक लॉयड राइट, FLW उनका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, US के। उनका एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट हुआ फॉलिंग वाटर के नाम से, फॉलिंग वाटर के नाम से। तो उनके जो क्लाइंट थे, अब उनका क्या होता था कि वो रोज़ कॉल करते थे FLW साहब को और बोलते थे कि मेरा डिज़ाइन हो गया नहीं हो गया, तो उनको बोलते थे कि हाँ अभी चल रहा है। तो इस पीरियड में क्या किया करते थे कि वो जिस जो साइट थी वहाँ पर ओकेशनली हर दूसरे तीसरे दिन जाकर और 2 से 3 जो है वो सुट्टा मार के और आ जाया करते थे, ऑब्जर्व करके सब चीज़ें वैसे। तो एक दिन क्लाइंट बोलते हैं कि मैं ना यहाँ से चल दिया हूँ, ट्रेन पकड़ लिया मैंने और मैं आ रहा हूँ, बताओ क्या किया। तो इस बात को हो जाता है, रिक्वायरमेंट दिए और उनके डिज़ाइन 2 महीने, और जहाँ से वो चलते हैं क्लाइंट और जहाँ उनका ऑफिस होता है FLW साहब का, उसके बीच की डिस्टेंस होती है कहीं 2 से 3 घंटे का। तो FLW साहब बोलते हैं कि FLW साहब को बोल देते हैं कि वो आ रहे हैं, तो कहते हैं कि ठीक है आ जाओ। और उस 3 घंटे के बीच में उनके पूरे के पूरे घर का डिज़ाइन प्लान विद स्केचेस और सब चीज़ें रेडी होकर ख़त्म हो जाता है। और वो आज तक के इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट है FLW साहब का। तो कहना चाहिए क्या कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा, ऐसे लोग सोचेंगे, बट 2 महीने दिए उन्होंने।
गर्भ धारण करने के लिए। बच्चा 2 महीने बाद पैदा हुआ टेक्निकली, तो वो जो थॉट प्रोसेस चल रहा था, वो सद रहा था, एक तरीके से साधना चल रही थी और लास्ट में जाकर वो हो जाती। तो आजकल के जो क्लाइंट आता है पूरे के पूरे एकदम ऐसा इंफॉर्मेशन अम्बुशिंग करते हैं ना आपके ऊपर आकर कि बस देख कर ना हम भी सकपका जाते हैं पूरे के पूरे। कैसे आते हैं कि भाई सारे के सारे ना अपने फ़ोन में कम से कम 25-50-100 फोटोग्राफ लेकर आएगा कि मुझे ये घर चाहिए, ऐसा चाहिए, इसकी बाहर की लुक ऐसी चाहिए, और उसके बाद में इस कमरे में ये चीज़ चाहिए, यहाँ पर सोफ़ा होना चाहिए, इस कलर का होना चाहिए, ये कर्टेंस होंगे इसके कलर के होंगे, लाइटिंग सारा तो उन्होंने बता तो दिया। बेसिकली हम एज एन आर्किटेक्ट एक आर्किटेक्ट का घर डिज़ाइन कर रहे हैं। आयरनिकल करेक्ट। मतलब एक डिज़ाइनर का लिए काम कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी विडम्बना हो जाती है हमारे लिए। तो कैसे मैनेज करते हो? वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर ना एक एथिकल चीज़ हमें सिखाई जाती थी आईआईटी के लेवल पर कि भाई आप एथिकली क्या चीज़ें, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, सब चीज़ें वो देखनी। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ें हो जाता है कि जब क्लाइंट आता तो हम फर्स्ट डे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, सब चीज़ें सुन लेते हैं, हम कुछ कमेंट नहीं करते, उसकी किसी भी अस्मिता को दुख पहुँचे या कुछ पहुँचे, वो चीज़ हमारा नहीं है। यहाँ पर हमारा इफेमिस्टिक कैलिबर आ जाता कि सब चीज़ों को बड़े सॉफ्ट तरीके से, जहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा हूँ, कि सुनिए, इरिटेट मत हुई, और सब चीज़ें उन्होंने बोल दिया तो इट इज़ मोर लाइक कि हम साइकाट्रिस्ट हैं जिसके पास वो बोलना है, अपनी बातें बताना है। बिल्कुल। फिर उसके बाद में हमें डायग्नोस करके उसके लिए दवाई तैयार करनी है इन दी फॉर्म ऑफ डिज़ाइन। तो वो सब चीज़ें करते हैं, एसिमुलेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करना शुरू करते हैं उसके हिसाब से कुछ। बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम 100% ऑथेंटिक नहीं रह पाते हैं। 50% हो सकते हैं, 60% हो सकते हैं, क्योंकि हमें इन्फ्लुएंस कर दिया गया, इम्पोज किया जा रहा है बहुत सारे चीज़ें। हाँ, जेनरिक लेवल की क्रिएटिविटी हो सकती थी, वो जन्म नहीं ले पाती है। मतलब इट इज़ लाइक वो बाहर से आर्टिफिशियली, वो बोलते हैं ना, हमारी क्रिएटिविटी को इंसेमिनेट कर दिया गया और उस चीज़ को हमने इवॉल्व करके निकालना शुरू किया। तो वो जो चीज़ प्रोसेस होती है प्रोफेशनली वर्केबल होता, सेटिस्फाइंग नहीं होता। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस में। बट एज ए प्रोफेशन फाइन, इट इज़ फाइन, सब चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारी भी एक तरीके की वो होगी कि वो हमारे पास में स्पेयर पार्ट्स लेकर आते हैं, हम उसे असेंबल करके एक घर बना के देना होता है या बिल्डिंग बना के देनी होती है। तो वी आर बेसिकली बिल्डिंग असेंबलर्स। अगर डेजिग्नेशन अगर ये सिचुएशन कि हाँ, उनके जो विजुअल्स हैं उनको हमें असेंबल करके उन्हें परोसना होता है, ये हमारा एक आजकल का प्रोफेशन। वंस इन अ ब्लू मून कभी कोई क्रिएटिव आदमी आता, वो बोलता, हम पूछते हैं उससे कुछ होते हैं कि आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, यू टेक योर टाइम। वो वंस इन अ ब्लू मून कभी हमें क्रिएटिवली सेटिस्फाई करके चला जाता। कभी कभी कोई होता है जिस जहाँ काम करके आप सेटिस्फाई होते हैं। एक्चुअली जैसे वो बोलते हैं ना कि रहमान साहब का सब म्यूज़िक नहीं लेते हैं, या गुलजार साहब की पोएट्री कोई बोल के जाता होगा उन्हें कि आप लो, 1 साल बाद फिल्म बनाऊंगा मैं, पहले आप गाने लिख लो। तो वही वाली टाइप की चीज़ वंस इन अ ब्लू मून हमारे साथ में भी हो जाती है कि कभी हमें मौका मिलता है कोई चीज़ को क्रिएट करने के लिए, कोई क्लाइंट पूरी की पूरी 100% फ्रीडम हमें दे देते हैं, तो वो जो चीज़ एस्थेटिकली और टेक्निकली जो निकल कर आती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब हमारी सारे साल की प्रैक्टिस एक तरफ या सालों की प्रैक्टिस एक तरफ और वो एक अकेला प्रोजेक्ट एक तरफ, ऐसी स्थिति बनती है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो आर्किटेक्ट को या आर्किटेक्ट जो आप बनना चाहते हैं, जो सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। एक वो आर्किटेक्ट जिन्होंने 20 साल का पूरा जीवन उसी तरीके से जिया है, जो इन्होंने जिया है वो सारी चीज़ें उकेर करके आपके सामने इन्होंने रख दी है। और इन्होंने जो बातें बताई हैं, मैं समझता हूँ अगर आप अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और सफलता का मापदंड बहुत सिंपल और क्लियर क्रिस्टल इन्होंने कहा कि आपको प्रैक्टिस करनी है, उसका कोई तोड़ नहीं है, कहीं भी उसका कोई तोड़ नहीं है। तो पूरे चीज़ों को सुन करके अगर आपको कोई सवाल भी अगर आपको आपके माइंड में आता हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो सवाल भी कर सकते हैं। जब हम दोबारा बैठेंगे, दूसरी बार बैठेंगे,
तो उन सवालों को लेकर के बैठेंगे ताकि आपकी जो क्वेरीज़ हो वो शांत हो सके। जैसे इन्होंने बोला कि भाई क्रिएटिवली सेटिस्फाई होते हैं, वैसे क्वेरीज़ भी इनकी शांत होनी चाहिए, तब जा कर के शायद हमारे ये जो करियर वाला का सीरीज़ है, इस सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकेगा। तो आपने जो समय दिया सर हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और करियर वाला को दोस्तों आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, न्यूज़ ऑल नेटवर्क का ये एक सीरीज़, और साथ में बिल्कुल आप इसको फॉलो कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। बहुत ही कम कहता हूँ, लेकिन इस सिचुएशंस को लेकर के, इस विषय को लेकर के मैं कहना चाहूँगा ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप भी सर बोल सकते हैं इस विषय पे। बस मैं बच्चों के लिए मेरा एक नॉट लास्ट बट हाँ, एक जैसे मैंने बोला कि आप सभी लोग एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं, तो कहीं पर फुल स्टॉप मत लगा दीजिएगा कि ये डिग्री यहाँ पे हो जाती है। और जैसे हमने बात किया कि आर्किटेक्चर एज ए डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, और जो इसकी फर्स्ट डिग्री होती है वो बहुत सारी अदर फील्ड्स में जाने के लिए भी आपकी प्रोफेशनली साउंड हो सकती है। बट अल्टीमेटली जैसे अखिलेश जी ने भी बोला कि प्रैक्टिस और मेहनत, इसका कोई तोड़ नहीं है। जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में धर लेंगे, जितना जल्दी आप इसके धरने के बाद में एटीट्यूड अपना चेंज कर देंगे लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, उतनी ही सक्सेस आप एकदम, वो बोलते हैं ना कि आपके तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब बस लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जरूर कर लीजिएगा अपने, जो भी आप क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं। थैंक यू।